ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हलारी नस्ल के गधे जो सुर्खियों में हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी असम, सी तेलंगाना या फिर डी गुजरात। इसका उत्तर है डी। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने गुजरात के राजकोट जिले के उपलेटा में सहजीवन पशुचारण केंद्र द्वारा आयोजित सौराष्ट्र मालधारी सम्मेलन को संबोधित किया। सौराष्ट्र में पशुपालन को प्रोत्साहन, संरक्षण और निर्वहन की विषय वस्तु वाले इस सम्मेलन में पशुओं की संकटग्रस्त नस्लों, विशेष रूप से गधों की हलारी नस्ल, जिनका प्रजनन पाथ जामनगर और गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में है, उसके संरक्षण के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि गधों की हलारी नस्ल के संरक्षण के लिए एक उपयुक्त रूपरेखा बनानी होगी। इस अवसर पर विभिन्न मालधारियों, विशेष रूप से हलारी नस्ल के जो प्रजनक हैं यानी ब्रीडर्स हैं, कहमी और भगरी नस्ल के ब्रीडर्स और पांचाली दुम्मा नस्ल की भेड़ के प्रजनकों के साथ बातचीत की गई है। हलारी नस्ल का गधा अर्धशुष्क जलवायु वाले गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के जामनगर और द्वारका जिले का एक महत्वपूर्ण पशुधन है। भरवाड़ और रबारी चरवाहे वैसे मुख्य समुदाय हैं जो इन गधों का उपयोग प्रवास के दौरान सामान ढोने वाले एक जानवर के रूप में करते हैं। ये पशुपालक नियमित रूप से एक जिले से दूसरे जिले में प्रवास करते हैं। आमतौर पर चरवाहा समुदाय की महिलाएं हलारी नस्ल के इन गधों की देखभाल करती हैं। जामनगर क्षेत्र के द्वारका में कुम्हार समुदाय भी इस जानवर का उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने के काम से जुड़ी गतिविधियों में करता है। वर्तमान में सौराष्ट्र के हलार क्षेत्र के इन गधों का अस्तित्व खतरे में है और इनकी संख्या में आ रही गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए इनके संरक्षण की दिशा में तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। वर्ष 2015 में हलारी नस्ल के गधों और उसके रखवालों के एक सर्वेक्षण में इस नस्ल को पालने वाले 1200 व्यक्ति मौजूद पाए गए थे। हालांकि हाल ही में 2021-22 में किए गए एक सर्वेक्षण में यह संख्या घटकर 439 लोगों तक पहुंच गई है। हलारी नस्ल के गधों के रखवालों के साथ एक गहन सामूहिक चर्चा के बाद उनके समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियां उजागर हुई हैं। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरीके का प्रश्न यूपीएससी के प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जैसे खराई केमल था, जब वो गुजरात में जो मैंग्रोव की चराई करता था और वो न्यूज़ में था, उसे संकटग्रस्त घोषित किया गया था, तब ये सवाल पूछा गया था और उसी तर्ज पर ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। हाल ही में सतीश धवन सेंटर फॉर स्पेस साइंसेस का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहां पर हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए तेलंगाना, बी भुवनेश्वर, सी जम्मू कश्मीर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी। जम्मू के सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में हाल ही में सतीश धवन सेंटर फॉर स्पेस साइंसेस का उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन किया गया है। इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने मिलकर संयुक्त रूप से इस स्पेस सेंटर का उद्घाटन किया है। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी इसे कहा गया है। इस केंद्र में एविएशन एंड एरोनॉटिक्स में बीटेक कोर्स करवाया जाएगा। 60 सीटों की क्षमता वाले कोर्स में इसी साल से आईआईटी जेईई की प्रक्रिया के तहत दाखिले किए जाएंगे। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अक्टूबर 2018 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू का एमओयू हुआ था, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया था इन दोनों ने। और डॉक्टर सिंह ने कहा कि केरल के बाद देश में अपनी तरह का यह दूसरा केंद्र है जहां पढ़ाई अनुसंधान कार्य के अलावा अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई कर विद्यार्थी इसरो और नासा जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपने करियर की उड़ान भर सकेंगे। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। कार्ल मार्क्स, आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग की आत्मकथा का नाम है, सी अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के कानून यानी लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, या फिर डी मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी के बावजूद स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को ब्लैक होल का सिद्धांत दिया। इसका उत्तर है ए।
विज्ञान के इतिहास में 14 मार्च का खास महत्व है। दरअसल इस दिन एक महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था और इसी दिन एक अन्य महान वैज्ञानिक ने दुनिया से विदा ले ली थी। सापेक्षता का सिद्धांत यानी जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है और द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध बताने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था और अंतरिक्ष भौतिकी को नया स्वरूप देने वाले दूसरे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का निधन हुआ था। हॉकिंग ने सिर्फ व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही क्वांटम ग्रेविटी और ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन किया और वह आइंस्टाइन के बाद दुनिया के सबसे महान सैद्धांतिक भौतिकीविद बने। 1879 में जन्मे आइंस्टीन अपने सापेक्षता के सिद्धांत से ब्रह्मांड की गुत्थियां सुलझाने वाले महान वैज्ञानिक थे। वहीं साम्यवाद की विचारधारा यानी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसके प्रणेता और महान अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसी किताबें लिखी थीं, लेकिन द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ उनकी पुस्तक का नाम नहीं है बल्कि रोजा लग्जमबर्ग की पुस्तक का नाम है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। हाल ही में किस देश ने एक ही दिन में 81 लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है? आपके ऑप्शंस हैं ए अफगानिस्तान, बी यमन, सी सीरिया या फिर डी सऊदी अरब। इसका उत्तर है डी। सऊदी अरब ने हाल ही में इस बात की पुष्टि की है कि उसने 12 मार्च 2022 को 81 पुरुषों को सजाए मौत दी है। ये आंकड़ा बीते पूरे साल के दौरान सऊदी अरब में दी गई मौत की सजा से ज़्यादा है। मौत की सजा पाने वालों में 7 यमनी और 1 सीरियाई नागरिक शामिल हैं। इन्हें चरमपंथ सहित 1 से ज़्यादा जघन्य अपराधों यानी हेनस क्राइम्स के लिए सजा दी गई है। इनमें से कुछ पर कथित इस्लामिक चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा और यमन के हूती विद्रोहियों के समूह से जुड़े होने का आरोप था। इन सब पर देश के महत्वपूर्ण वित्तीय ठिकानों पर हमले की साजिश रचने, सुरक्षा बलों को मारने या उन्हें निशाना बनाने, अपहरण, यातना, बलात्कार और देश में हथियारों की तस्करी करने का आरोप लगाया गया था। मौत की सजा देने वाले दुनिया के शीर्ष देशों में सऊदी अरब का नाम शामिल है। इस मामले में वो दुनिया में 5वें पायदान पर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बनाई सूची के अनुसार इस लिस्ट में सऊदी अरब से पहले चीन, ईरान, मिस्र और इराक का नाम शामिल है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 के मसौदा पर दृष्टिकोण पत्र जारी किया है। दूसरा, 10 से 12% की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के साथ 100 से 300 अरब डॉलर की आकार का मेडटेक उद्योग विकसित करना इसका उद्देश्य है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने अपनी वेबसाइट पर राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 के मसौदा पर दृष्टिकोण पत्र जारी किया है, जिस पर उद्योग और हितधारकों की प्रतिक्रिया और टिप्पणियों को 25 मार्च 2022 तक आमंत्रित किया गया है। चिकित्सा उपकरण उद्योग के पहलुओं को बढ़ावा देने की जरूरत के अनुरूप फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के विकास में तेजी लाने और इसकी क्षमता का पता लगाने के लिए एक समग्र नीति की आवश्यकता को महसूस करते हुए जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हितधारक हैं यानी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ व्यापक विचार विमर्श किया है और उसके बाद इस दृष्टिकोण पत्र को प्रकाशित किया है। चिकित्सा उपकरणों के इस उभरते क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से मेडटेक सेक्टर कहा जाता है। 2025 तक इस क्षेत्र के बाजार आकार के मौजूदा 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। इस नीति की परिकल्पना है कि 2047 तक हमारा देश NIPER की तर्ज पर कुछ राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण शिक्षा और अनुसंधान संस्थान वाला होगा और मेडटेक में 25 सर्वोत्तम फ्यूचरिस्टिक तकनीकों का केंद्र बनेगा और 10 से 12% की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के साथ 100 से 300 अरब डॉलर की आकार का मेडटेक उद्योग विकसित किया जाएगा। तो ये था हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले MCQ के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।